हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th की एक मैथमेटिक्स के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो। बहुत दिक्कत हो रही है ना, क्लास 11 से क्लास 12th में आए और पता चल रहा है कि सर हमें क्लास 12 का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्लास 11th और क्लास 12th के टॉपिक्स भले ही अलग अलग हों मगर क्लास 11th की इंपॉर्टेंस को समझिए। क्लास 11th में आपको यह समझ में आएगा कि 11th क्लास के अंदर जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो उनमें ऐसी कौन सी चीजें पढ़ते हैं जिसकी मदद हमें मिलती है क्लास 12th के टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो भाई ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपको एक ऐसा आइडिया देगा जिससे आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि भले ही हमें क्लास 11th को रिवाइज ना करना पड़े लेकिन उसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको पहले से आनी चाहिए जिसकी मदद से आप बड़े ही आराम से क्लास 12th के मैथमेटिक्स का बेस बना लेंगे और एक बार बेस तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और डिस्कस करते हैं कि क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा और क्लास 11th की कौन सी ऐसी चीजें जो हैं वो हमें क्लास 12th के अंदर काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे सारे क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लास 12th के चैप्टर्स हैं, इनमें मैंने कुछ चैप्टर्स को मर्ज कर दिया है जिनको अलग अलग मैं तो नहीं मानता हूँ लेकिन आप चाहें तो उन्हें अलग अलग मान सकते हैं। और अब देखेंगे कि सर ये वाली सीढ़ियाँ अगर हमने चढ़ ली है तो कैसे इन सीढ़ियों की मदद से आप इन सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहां पर कुछ कमजोर रह गया है तो आपको कौन कौन से चैप्टर में दिक्कत आने वाली है और कौन से चैप्टर्स को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो कहां आपको वापस से क्लास 11th की मैथमेटिक्स की किताब उठानी पड़ेगी और उसको डिस्कस करना पड़ेगा, उसको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप क्लास 12th का बेस मजबूत कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारे पास सेट थ्योरी आती है ना। सेट थ्योरी जो आप पढ़ते हैं, इस सेट थ्योरी का इस्तेमाल हमें कहां कहां देखने को मिलता है। सर ये सेट थ्योरी पूरा फंक्शंस में इस्तेमाल होगा। हमारा सेट थ्योरी का इस्तेमाल बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होगा। अच्छा, और यही सेट थ्योरी का इस्तेमाल बेटा क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। वहीं से अगर मैं रिलेशन फंक्शंस की बात करूं तो रिलेशन फंक्शंस पूरा आपको फंक्शंस में हेल्प करेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको हेल्प करेगा। यहां से आपको एक बेस पता चलता है फंक्शंस, क्योंकि हम लोग यहां पे पढ़ते हैं तो फंक्शन से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पता लगता है और वही रिलेशन फंक्शन से आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी हेल्प मिलती है ना। हेल्प मिलेगी लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी तो हम लोग इसे रिवर्स मार देते कि भाई अपना काम यहीं तक सीमित हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे फंक्शंस में काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपके मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपके कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में काम आएगा और ऑब्वियसली बात है डिफरेंशिएशन में काम आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री आपके मेजर पोर्शंस में काम आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है, रिवाइज इसे करना ही पड़ेगा। ये पीएमआई किस काम का है? भाई पीएमआई अगर आप देखो तो पीएमआई के कुछ क्वेश्चंस हमारे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में पूछे जाते हैं जो पीएमआई आपको हेल्प करेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये हमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में हेल्प करता है। अच्छा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोई खास रोल हमें देखने को नहीं मिलता है। लीनियर इनइक्वालिटीज का रोल जो है बेटा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको दिखेगा। जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आपको ये पता करना होगा कि कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है, कहां पर मैक्सिमा है, कहां मिनिमा है। ये लीनियर इनइक्वालिटीज की मदद से आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा और इसी लीनियर इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल आप कहां करेंगे बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स में भी करेंगे। तो लीनियर इनइक्वेशंस इस तरीके से, दो तरीके से आपको हेल्प करेगा। साथ ही अगर मैं लिमिट्स डेरिवेटिव्स की बात करूं तो लिमिट डेरिवेटिव्स बेटा सीधा सीधा कॉन्टिन्यूटी को मदद करेगा, डिफरेंशिएबिलिटी को मदद करेगा। लिमिट कॉन्टिन्यूटी के बाद अगर हम लोग स्ट्रेट लाइंस की बात करें तो स्ट्रेट लाइंस आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में देखने को मिलेगा जहां पर आपको टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, है ना। तो टेंजेंट नॉर्मल के लिए जब आप इक्वेशन बनाने जाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल पड़ेगा। कोनिक सेक्शंस का इस्तेमाल, सर कोनिक सेक्शंस का इस्तेमाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में देखने को मिलेगा और बेटा इसका इस्तेमाल आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी देखने को मिलेगा। कैसे? भाई अगर आप जैसे कोनिक सेक्शंस की बात करते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये तीनों टॉपिक्स आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के दौरान कर्व के साथ आपको डील करना होगा। साथ ही इंटीग्रेशन के जब आप एरिया निकालेंगे तब आपको डील करना होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में इनसे रिलेटेड हमें फैमिली ऑफ कर्व्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने में भी हेल्प देखने को मिलती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोनिक सेक्शंस। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से हम लोग एंटर करते हैं बेटा वेक्टर 3D के अंदर। यहां से हमारे इनके कॉन्सेप्ट्स लिंक करते हैं
ठीक है, तो ये हमारे लिए जरूरी रहेगा। पी एंड सी की बात करें तो पी एंड सी जाके हमारा प्रोबेबिलिटी में हेल्प करेगा, बाइनोमियल थ्योरम हमें प्रोबेबिलिटी में हेल्प करेगा, सीक्वेंस सीरीज हमें प्रोबेबिलिटी में हेल्प करेगा, प्रोबेबिलिटी पूरा प्रोबेबिलिटी में हेल्प करेगा। तो ये 4 चैप्टर्स मिलकर मुझे 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में हेल्प करेंगे। तो ये चारों हमारे लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ये पूरा हमारे लिए जरूरी होगा, लेकिन इसके कुछ हिस्से, जैसे कि अगर मैं पीएनसी की बात करूं तो सैंपल स्पेस या फिर कोई भी इवेंट की कार्डिनैलिटी बनाने के लिए आपको पीएनसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम, आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। सीक्वेंस सीरीज, आपको कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो सीक्वेंस सीरीज का यूज हो गया। लास्ट में प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक्स आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है वो क्लास 12th के अंदर आपको दोबारा देखने को मिलेगा। अब स्टैटिस्टिक्स अलग है, मैथमेटिकल रीजनिंग अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कि सर जब हम लोग क्लास 11th को पढ़ रहे होते हैं तो क्लास 11th के ज्यादातर टॉपिक्स के बीच में इंटरकनेक्शंस नहीं है, ये काफी सेपरेट हैं। अगर मैं इसे सही शब्दों में आपके सामने रखूं तो क्लास 11th के जो टॉपिक्स होते हैं ये टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब सर, टूल्स मतलब बेटा जैसे मान लीजिए आपके सामने एक फ्रिज है, उस फ्रिज को आप खोलना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही पेचकस है, तो क्या आप पूरा फ्रिज खोल सकते हो? आप नहीं खोल सकते। आपको हो सकता है एक बड़ा पेचकस चाहिए, आपको हो सकता है एक छोटा पेचकस चाहिए, आपको हो सकता है पानों की जरूरत पड़े, है ना, रेंच की जरूरत पड़े, तो आपको अलग अलग टूल्स की जरूरत होगी उस चीज को क्रैक करने के लिए। तो क्लास 11th में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मैथमेटिक्स को, तो वहां हमारा फोकस होता है टूल्स को चलाना आने के लिए। ये ऑलमोस्ट सभी के सभी क्या है, टूल्स हैं। अब अगर मैं इनके बीच में इंटरकनेक्शंस बनाने की कोशिश करूं तो सेट रिलेशन थ्योरी से, रिलेशन फंक्शन से कनेक्टेड होगा। रिलेशन फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा कनेक्टेड होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। स्ट्रेट लाइंस और कोनिक सेक्शंस के बीच में थोड़ा बहुत कनेक्शन देखने को मिल सकता है, और स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से देखने को मिल सकता है, बट इतना भी कोई कनेक्शन नहीं है। पीएनसी का बाइनोमियल थ्योरम से थोड़ा कनेक्शन दिख जाएगा, बाकी इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप देख रहे हो कि क्लास 11th के चैप्टर्स के बीच में कोई खास कनेक्शन नहीं है बेटा, कोई खास कनेक्शन नहीं है। एवरी चैप्टर इट हैज यूनिक प्रॉपर्टीज, यूनिक फीचर्स, यूनिक क्वेश्चंस, यूनिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये सब टूल्स हैं। तो आपको क्लास 11th क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है ताकि आप सारे टूल्स को चलाना सीख जाएं, और एक बार अगर आप टूल्स चलाना सीख जाते हैं तो उन टूल्स का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको क्लास 12th में देखने को मिलता है, जहां अगर मैं इनके बीच में कनेक्शंस बनाने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे सर फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हेल्प करेगा। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स बेटा कई जगह पे डिफरेंशिएशन में देखने को मिल जाएगा। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एओडी में हेल्प करेगा। एओडी आपको इंटीग्रेशन में भी, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बेटा इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। इंटीग्रेशन आपको एओआई में हेल्प करेगा। डिफरेंशिएशन और बेटा इंटीग्रेशन दोनों मिलकर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में हेल्प करेगा। वेक्टर 3D जो है वो बेटा आपस में कनेक्टेड है। एलपीपी अलग है और प्रोबेबिलिटी अलग है। तो आप देख सकते हैं कि सर क्लास 12 के चैप्टर्स में काफी अच्छे कनेक्शंस हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है कि सर क्यों हमें क्लास 11th को पढ़ना जरूरी है। बेहद बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने क्लास 11 नहीं पढ़ी है तो क्या क्लास 12 हो जाएगा? यकीनन बेटा हो तो जाएगा, लेकिन आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका टारगेट 90+ अचीव करना है कि भाई मेरे को 90+ चाहिए ही चाहिए मैथमेटिक्स में, तो क्लास 11th आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा। कोई और रास्ता नहीं है कि आप क्लास 11th को स्किप करके क्लास 12 को पढ़ेंगे और आप 90+ कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि क्लास 11th के सारे टूल्स आपको चलाने आने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको समझ में आने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए, तब आप 110% एफर्ट्स लगा सकते हैं क्लास 12th को कवर करने के लिए। फिर जब हम लोग क्लास 12th में आते हैं तो क्लास 12th की पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बैच के अंदर, कर रहे हैं ना। तो चलो उस बैच के बारे में भी अभी बता देंगे, लेकिन अभी मैं ये बताऊं कि अगर हम लोग सीबीएसई के हिसाब से चल रहे हैं, सीबीएसई ओरिएंटेड हैं, तो क्लास 11th में हमारे कुछ टॉपिक्स जो थे वो सर काट दिए गए थे। कौन से टॉपिक्स काट दिए गए थे सर? हमारे लिए पीएमआई काट दिया गया था, ओके और क्या काट दिया गया था बेटा? और हमारे पास ये मैथमेटिकल रीजनिंग काट दिया गया था कि ये मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। बाकी सारे टॉपिक्स में से कुछ छोटी छोटी चीजें हटा दी गई हैं, लेकिन एंटायर चैप्टर नहीं हटाया गया है। तो पीएमआई और मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पीएमआई क्लास 11 में नहीं पढ़ रहा हूं सीबीएसई के हिसाब से, तो मैट्रिसेस के अंदर पीएमआई का सवाल हमसे नहीं पढ़ाया जाएगा। पीएमआई का कोई भी क्वेश्चन आपसे क्लास 12 की सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग का कोई कनेक्शन ही नहीं है। बाकी कुछ चीजें जो है वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, वो हम लोग
प्रॉपर लेक्चर्स के साथ डिस्कस करते रहेंगे कि कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। लेकिन अगर कोई बच्चा सीबीएसई से बिलोंग नहीं करता है तो वो ये सारी कनेक्शंस को पढ़ेगा, सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करेगा, देन वो क्लास 12th के लिए अपने कदम को जमा सकता है। और कहते हैं कि जिसने पहला कदम धरती पर सबसे मजबूती से रखा है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपका पहला कदम ही कमजोर गिरा है तो एक हवा का झोंका भी आपको हिला सकता है, उखाड़ सकता है आपकी जगह से। तो ये बात अपने दिमाग में नहीं, अपने दिल में बसा लीजिए कि हमें क्लास 11th के सभी टूल्स चलाने आने चाहिए ताकि मैं क्लास 12th को फोड़ सकूं। तो अब ये हुई एक बहुत ही बेसिक सी स्ट्रैटेजी जो शायद आप लोगों को पहले से आती हो, और अगर नहीं भी आती है तो आपने एक कनेक्शन देख लिया कि क्यों हमें इन टॉपिक्स की मदद से क्लास 12th में पहुंचाया जाता है ना। तो अब इस चीज के लिए पीडब्ल्यू आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है? पीडब्ल्यू लेकर आया है एक डेडिकेटेड बैच क्लास 12th के लिए, दैट इज परिश्रम बैच, परिश्रम 2024। इस बैच के अंदर आपको सभी फैकल्टीज एकदम एक्सपीरियंस मिलेंगे और आपको पीसीएमबी सभी मेजर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए जाएंगे, साथ ही इंग्लिश एंड एवरी अदर सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर साइंस। इसमें एक और फायदे वाली चीज मैं बता देता हूं, वो ये कि जैसे ही आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको एक सीयूटी का बैच भी ऑफर किया जाएगा। यानी सिर्फ बोर्ड्स नहीं, बोर्ड्स के आगे की भी करियर जो है उसको चुनने के लिए, उसको सजाने के लिए पीडब्ल्यू आपके लिए हेल्प करेगा। तो इस बैच को आप विजिट कर सकते हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस के अंदर। तो ये थी एक बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी। और भी अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए कि हाँ सर हमें ये बताइए, हमें वो बताइए, तो कमेंट सेक्शन में दिल खोलकर लिखने की सोचें, कोई रोक लगाने की जरूरत नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी वीडियो हो जाती है यहाँ पर समाप्त। एंड आई होप आप लोगों को मजा आया हो ये बात जानकर, और आप इस हिसाब से अपने आप को अब कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ हम क्लास 11th में जहां पर भी वीक हैं उस वीकनेस की वजह से क्लास 12th में कहां वीकनेस देखने को मिलेगी, ये जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने कमजोरियों को दूर करके अपने आप को मजबूत कर सकें। सो मेरी तरफ से यही था। जय हिंद दोस्तों।